ये जो एक तरीके से इंडिया नेपाल और चाइना के बीच में जो एक इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, ये कई सालों से चल रहा है। इनफैक्ट नेपाल चाइना के BRI प्रोजेक्ट का मेंबर भी है और उसके अंदर चाइना ने सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट नेपाल के डोमेस्टिक इकोनॉमी में किया है। लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट नेपाल और चाइना के रिलेशन में आया था 2019 में, जब चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग अपने पहले बायलैटरल विजिट में नेपाल गए थे। और जब शी जिनपिंग नेपाल विजिट किए थे तो एक बहुत बड़ा अपग्रेड आया था इन दोनों कंट्री के रिलेशन में, जहां पे इन दोनों की रिलेशनशिप स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ऑफ कोऑपरेशन फीचरिंग एवर लास्टिंग फ्रेंडशिप फॉर डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी में कन्वर्ट किया गया था। मतलब एक तरीके का हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप इन दोनों कंट्री के बीच में हुआ था इस पर्टिकुलर विजिट में। तो इसके बाद चाइना और नेपाल की जो दोस्ती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुई है। खासकर KP शर्मा ओली जब से पावर में आए हैं तब से ये हमेशा से प्रो चाइना पॉलिसी रखे हैं। अगर आप KP शर्मा ओली का स्टेटमेंट देखेंगे रिसेंट टाइम में, तो उन्होंने क्लियर कह दिया था कि किसी भी तरीके की एंटी चाइना एक्टिविटीज़ को वो नेपाल में अलाउ नहीं करेंगे। दूसरा चीज़ उन्होंने कहा था कि नेपाल जो है वो वन चाइना पॉलिसी के प्रति 100% कमिटेड है। एंड थर्ड उन्होंने कहा था कि चाइना जो है वो हमेशा से सपोर्ट करेगा नेपाल के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। और इनफैक्ट KP शर्मा ओली ने चाइना को रिक्वेस्ट भी किया था कि आप जिस तरीके से नेपाल की असिस्टेंस करते हैं और आने वाले टाइम में इसको बढ़ाएं। तो KP शर्मा ओली जो है वो हमेशा से एक तरीके का प्रो चाइना सेंटिमेंट, प्रो चाइना पॉलिटिक्स किए हैं और एंटी इंडिया पॉलिटिक्स को हमेशा से इन्होंने किया है। लेकिन अब KP शर्मा ओली इंडिया ना आके चाइना जा रहे हैं, ये फर्दर डिग्रेडेशन है नेपाल और इंडिया के रिलेशन के बीच में। अब आखिरकार क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से नेपाल KP शर्मा ओली इतना ज्यादा उनको शी जिनपिंग के प्रति प्यार है? तो इसके बेसिकली 3 रीजन है। पहला तो KP शर्मा ओली आज पावर में है तो ये कंपल्शन के पावर में। आपको पता है कि KP शर्मा ओली कई बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। ये पावर में आते हैं किसी अलायंस बना के, फिर वो अलायंस टूट जाती है, फिर ये ऑपोजिशन में चले जाते हैं, फिर ये पावर में आते हैं। इस समय ये जो अलायंस में है तो इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट इनको चाइना के पास है, बिकॉज KP शर्मा ओली जिस पार्टी के लीडर हैं ये मार्क्सिस्ट पार्टी है, ये लेफ्ट विचारधारा की पार्टी है। और इसलिए जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है वो चाहती है कि KP शर्मा ओली पावर में रहें। तो जब तक चाइना का सपोर्ट है तो किसी तरीके से ये अलायंस बना रहेगा और KP शर्मा ओली पावर में रहेंगे। दूसरा आइडियोलॉजिकल रीजन है, क्योंकि KP शर्मा ओली की पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी है मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट की, वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। इसलिए आइडियोलॉजिकल रीजन से ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में काफ़ी सिमिलैरिटी है। एंड दैट इज़ वाई KP शर्मा ओली जो है वो इंडिया छोड़कर चाइना से ज़्यादा एक तरीके से रिलेशन को बना के रखना चाहते हैं। और तीसरा इकोनॉमिक रीजंस, इस समय नेपाल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है और इनफैक्ट नेपाल की जो इकोनॉमी है ये बहुत ज़्यादा चाइना के इन्वेस्टमेंट के ऊपर निर्भर है। और अगर चाइना के इन्वेस्टमेंट्स डिक्लाइन होते हैं तो नेपाल के ऊपर और बड़ा इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ सकता है, जिसकी वजह से KP शर्मा ओली के अगेंस्ट रिटेलिएशन देखने को मिल सकता है। इसलिए अपने इकोनॉमी को रेजिलिएंट बनाने के लिए वो चाइना के इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करवाना चाहते हैं। और ये जो पर्टिकुलर विजिट है जहाँ पे KP शर्मा ओली चाइना जाने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें प्रेडिक्टेबिलिटी है कि आने वाले टाइम में बहुत सारे और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स चाइना स्पॉन्सर कर सकता है नेपाल में। अब इंडिया का इन्फ्लुएंस रिसेंट टाइम्स में काफ़ी ज़्यादा नेपाल में घटा है। 1950 ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप जिसके अंदर दोनों कंट्री का फ्री बॉर्डर है, लेकिन आज नेपाल के लोगों को लगता है कि इंडिया ने इस पर्टिकुलर ट्रीटी का मिसयूज़ किया है और इस ट्रीटी से फ़ायदा ज़्यादा इंडिया को हुआ है, इसलिए वो हमेशा से क्लोज बॉर्डर करने की मांग करते हैं। सेकेंड रीज़न है द मधेसी इशू इन द 2015 ब्लॉकेड। मधेसी जो एक तरीके का पॉपुलेशन है जो नेपाल के साउथ में रहता है, और ये हमेशा से इसको लगता है कि जो मधेसी है इनको जो नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। और जब नेपाल की कॉन्स्टिट्यूशन 2015 में बनाई गई तो इन मधेसी लोग ने ब्लॉक कर दिया था रोड को, जो रोड इंडिया से नेपाल की ओर जाता है, जिसकी वजह से नेपाल के जो मेन लैंड है, जो कैपिटल है, वहाँ पे किसी भी तरीके का फूड और फ्यूल नहीं पहुँच पाया। और मधेसियों ने इस ब्लॉकेट को इसलिए किया बिकॉज मधेसियों का कहना था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में इनको स्पेशल राइट्स चाहिए था वो नहीं मिला। और ये जो मधेसी लोग हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंडिया से कल्चरली लिंक्ड हैं। तो जब ये ब्लॉकेट किया गया तो नेपाल की जो पॉलिटिक्स है, जो नेपाल की पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने इंडिया को इल्ज़ाम किया कि आप ही के कहने पर ये मधेसियों ने ब्लॉक किया है, जिसकी वजह से नेपाल को बहुत बड़ा डिजास्टर आया है। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज ने इस इशू को मधेसी को छोड़कर इंडिया के साथ जोड़ दिया, जिसकी वजह से एक एंटी इंडिया
सेंटिमेंट जाग गया। रिसेंट टाइम में आपने देखा है कि इंडिया नेपाल का काला पानी को लेकर बॉर्डर डिस्प्यूट भी है, जिसकी वजह से अगेन एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट जागा है। चौथा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड राइज ऑफ कम्युनिस्ट पार्टीज इन नेपाल। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक सबसे बड़ा सच है नेपाल के पॉलिटिक्स का, और हमेशा से सत्ता बदलते रहता है, और इसकी वजह से अपने आप को सत्ता में बचा के रखने के लिए जिस हद तक पॉलिटिक्स आप कर सकते हो वैसा आप करते हो, इसलिए इतना ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है कि पावर में रहने के लिए एंटी इंडिया फीलिंग को यूज़ किया जाता है। और रिसेंट टाइम में कम्युनिस्ट पार्टीज़ का भी नेपाल में इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। इंडियाज़ इमेज एज बिग ब्रदर, हमेशा से वहाँ के पॉलिटिकल पार्टी ने एंटी इंडिया फीलिंग को रखने के लिए हमेशा से ये कहा है कि इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, इंडिया की मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है, इंडिया की इकॉनमी बहुत स्ट्रांग है, और इसी की वजह से इंडिया हमेशा से उन छोटे कंट्रीज़ को डराता है, उन छोटे कंट्रीज़ के लिए डिलेमा क्रिएट करता है, क्योंकि इंडिया डज नॉट वांट टू बिहेव लाइक अ इक्वल पार्टनर, बट इंडिया वांट्स टू बिहेव लाइक अ बिग ब्रदर। तो ये कुछ 5 रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया का इन्फ्लुएंस नेपाल में बढ़ा है, और दूसरी तरफ नेपाल और चाइना के रिलेशंस बढ़ा है, जिसकी वजह से इंडिया नेपाल के रिलेशंस में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस रिसेंट टाइम में देखने को मिले हैं। लेकिन ये कोई केवल वन साइड थिंग नहीं है। द अदर साइड ऑफ द स्टोरी इज कि नेपाल में ऑल्दो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ा है, लेकिन सेम चाइना के प्रति नेपाल में काफ़ी ज़्यादा बैकलैश भी देखने को मिला है। अगर हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट की बात करें तो इस समय जो नेपाल की अलायंस है, जिसमें नेपाली कांग्रेस है और केपी शर्मा ओली की कम्युनिस्ट पार्टी है, ये दोनों चाइना के बेराई प्रोजेक्ट के ऊपर डिफरेंस रखती है। अगर नेपाली कांग्रेस की बात करें तो नेपाली कांग्रेस कहती है कि हमें बेराई प्रोजेक्ट को ज्वाइन करना चाहिए, एक ही शर्त पर कि चाइना जितने भी प्रोजेक्ट्स नेपाल में बनाएगा उन सारे प्रोजेक्ट्स में वो ग्रांट्स देगा, लोन के थ्रू नहीं करेगा। लेकिन जो केपी शर्मा ओली कहते हैं, उनका कहना है कि हम चाइना के बेराई प्रोजेक्ट को ज्वाइन करेंगे, और अगर चाइना प्रोजेक्ट बनाना चाहता है नेपाल के अंदर लोन के थ्रू, तो हमें उसे भी एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये एक तरीके का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, बिकॉज जिस तरीके से श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आया और चाइना का एक बहुत बड़ा रोल था, बिकॉज श्रीलंका का मोस्ट ऑफ द कर्ज वो चाइना से था, और इसी के बाद से जिस नेपाल के लोग हैं, जो नेपाल के पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनका चाइना से लोन लेना एक बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ लग रहा है, जिसकी वजह से आज बहुत सारे नेपाल के लोग एंटी चाइना फीलिंग को भी रखते हैं। और जिस तरीके से न्यूयॉर्क टाइम्स का ये एक्सपोज था कि कैसे चाइना एक न्यू ग्रेट वॉल बना रहा है, और ये जो न्यू ग्रेट वॉल है ये नेपाल के बहुत सारे टेरिटरी के अंदर भी चला गया है, जिसकी वजह से लोकल लेवल पे बहुत ज़्यादा बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी हुए हैं फ्रॉम द नेपाली पीपल अगेंस्ट दिस चाइनीज इनकर्जन। अब व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया नेपाल रिलेशन? तो फ्यूचर इंडिया नेपाल रिलेशन का, अब आपको ये लगेगा कि इंडिया नेपाल के रिलेशंस खत्म हो जाएंगे, नेपाल ने ऐसा किया तो इंडिया को हर चीज़ ब्लॉक कर देना चाहिए, बट दिस इज नॉट हाउ डिप्लोमेसी वर्क्स। बिकॉज अगर आप नेपाल की पॉलिटिक्स को समझोगे, सो नेपाल की पॉलिटिक्स में एक सबसे बड़ा रियलिटी है इंस्टेबिलिटी। हमेशा से नेपाल की पॉलिटिक्स में कुछ ना कुछ चेंज आते रहता है। अगर आप देखेंगे इस समय नेपाल की 3 प्रमुख पार्टी, एक है नेपाली कांग्रेस जिसके लीडर हैं शेर बहादुर देउबा, दूसरे तरफ है केपी शर्मा ओली जो इस समय प्राइम मिनिस्टर है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट के, और तीसरे पार्टी है माओवादी सेंटर पुष्पा कमल दहल। अगर आप देखोगे तो ये तीनों पार्टी में कोई भी एक पार्टी अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती है, 2 पार्टी को मिलकर ही अलायंस बनाना पड़ेगा और फिर वहां से सरकार चुन के आएगी। तो कभी सीपीएन और माओवादी एक साथ हो जाते हैं, कभी सीपीएन नेपाली कांग्रेस एक साथ हो जाते हैं, कभी नेपाली कांग्रेस और माओवादी एक साथ हो जाते हैं। तो हमेशा से हर 6-8 महीने पे आप देखोगे नेपाल में कोई ना कोई नया प्राइम मिनिस्टर आ रहा है। इसलिए अभी केपी शर्मा ओली हैं, कल को हो सकता है नेपाली कांग्रेस वापस में आ जाए, या कल को हो सकता है माओवादी सेंटर वापस में आ जाए। इसलिए नेपाल के ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कब तक केपी शर्मा ओली रहेंगे पावर में ये बात इनको खुद नहीं पता। इसलिए इंडिया नेपाल के रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा एक साइक्लिक फेनोमेना है, वो डिपेंड करता है कि नेपाल की किस पॉलिटिकल पार्टी में है। बट इन जनरल इंडिया नेपाल के रिलेशन आने वाले टाइम में और ज़्यादा स्ट्रांग होगी या स्टेबल होगी। डिक्लाइन साइक्लिकल होगा, बीच बीच में होगा, फिर वापस से हो जाएगा। बट केपी शर्मा ओली को इस तरीके से इंडिया को डिच करना लास्ट मोमेंट में, दैट वाज नॉट अ गुड थिंग। उस ट्रेडिशन को इन्होंने कंटिन्यू करना चाहिए था। आपके क्या व्यूज पॉइंट है इस केपी शर्मा ओली के इंसिडेंट के बारे में, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।